अब हम लोग इंटरेस्टिंग पोर्शन की तरफ चलते हैं। तो यहां पर एक छोटी मोटी स्टडी बोहर को समझने के लिए जरूरी थी। अब हम चलते हैं यहां पर बोहर के मॉडल को समझते हैं। स्पेक्ट्रम वगैरह सब कुछ देख लिया आपने, ठीक है। अब एक 1/λ यानी कि वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला भी देख लिया आपने। नाउ विल सी बोहर मॉडल ऑफ एटम। ये क्या था जरा आप उसको देखो। देखो इसके कुछ पोस्टुलेट थे जो आपको समझने की जरूरत। पोस्टुलेट पे सवाल बहुत आते हैं। सबसे पहले तो उसने क्या किया था, रदरफोर्ड की बात को एज इट इज मान लिया था। उसने कहा था कि किसी भी एटम में न्यूक्लियाई होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियाई के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में चक्कर काटते हैं। समझ में आ गया। और ये ऐसे ही काटते जैसे कि सन के चारों तरफ अपने प्लैनेट चक्कर काट रहे हैं। समझ में आ गया। और लेकिन उसने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी। अच्छी बात क्या बोली थी? उसने कहा कि चक्कर तो वैसे ही काट रहे हैं लेकिन वो एक फिक्स ऑर्बिट में फिक्स एनर्जी के साथ चक्कर काट रहे। मतलब उसने बोला सब कुछ फिक्स है। बोले एक फिक्स ऑर्बिट में फिक्स रेडियस के साथ फिक्स एनर्जी के साथ फिक्स वेलोसिटी के साथ चक्कर काट रहे हैं। अगर सारी चीजें ही फिक्स हैं तो एनर्जी रेडिएट नहीं हो सकती। समझ में आ गया। आज भी आपको पता है, एक बात बताओ, हमारी धरती कितने सालों से, हमारी अर्थ कितने सालों से सन के चारों तरफ चक्कर काट रही है? कभी आपने देखा है कि हम लोग धीरे धीरे सन के पास जा रहे हैं? एक दिन चक्कर काट रही है ना, तो एक दिन सन के पास जा रहे हैं, एक दिन सन के अंदर ही डूब जाएंगे। ऐसा कभी हुआ है? पिछले करोड़ों अरबों साल से तो नहीं हुआ। हमारी धरती, यूनिवर्स बहुत पुराना है। तो ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा एटम में भी नहीं होता। मतलब यह है कि आप कभी देखना कि हमारी अर्थ का ऑर्बिट फिक्स है जिसमें वो सन के चारों तरफ चक्कर काटती है और वो फिक्स एनर्जी फिक्स वेलोसिटी के साथ चक्कर काटती है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स रेडियस में फिक्स एनर्जी के साथ फिक्स वेलोसिटी के साथ चक्कर काटेगा तो वहां पर एनर्जी इमिट नहीं होगी। ये आंसर दिया उसने। और उसने एक मजेदार बात बोली। मतलब यहां पर जरा आप चेक करो। मतलब वो ये कहता है कि भैया देखो, हाँ फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, लेकिन अगर आप मान लो किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हो, अगर आप एनर्जी प्रोवाइड की तो वो ऊपर एक्साइट होके जा सकता है। मतलब ऊपर वाले ऑर्बिट में जा सकता है, जैसा दिख भी रहा होगा। और वापस से वो अगर नीचे आना चाहे तो उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसे निकालनी भी पड़ेगी। और वो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? वही सेम, एच न्यू। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर सीन क्या है? यहां पर सीन है कि भैया इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर जा सकता है अगर एनर्जी मिल जाए, और डी एक्साइट होकर नीचे भी आ सकता है। उतनी एनर्जी उसको रिलीज भी करनी पड़ेगी। आ गया समझ में? और एनर्जी कैसे डिसाइड होती है? मान लो कि इस ऑर्बिट की एनर्जी E1 है, उस ऑर्बिट की एनर्जी E2 है, तो टोटल एनर्जी E2 तक जाने के लिए कितनी चाहिए? E2 माइनस E1। मान लो मेरे पास 10 रुपए, मेरे को अमीर बनने के लिए कितने चाहिए? 1 करोड़ रुपए। तो टोटल 10 रुपए तो मेरी जेब में है, तो टोटल अब कितने रुपए चाहिए? 1 करोड़ माइनस 10। आ रहा है समझ में? तो अगर उतना पैसा मिल जाता मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ऊपर चला जाऊंगा। आ रहा है समझ में? सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड। अब चलते हैं आगे। एक और इंपॉर्टेंट और जबरदस्त पोस्टुलेट उसने बोला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता है कि भैया यहां पर बोहर कहता है एवरीथिंग इज फिक्स्ड। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बोली, वो कहता है, बोहर कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन का जब उसने मास का स्टडी किया, वेलोसिटी का स्टडी किया और रेडियस का स्टडी किया, तो उसने ये पाया कि तीनों का जो मल्टीप्लीकेशन है, जिसको एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं, ध्यान से सुनना, किसी भी इलेक्ट्रॉन का मास, उसकी वेलोसिटी और उसके रेडियस का जब उसने मल्टीप्लाई करके चीजें देखनी चाही तो वो किसके बराबर हो रहा था? h/2π के इक्वल आ रहा था। मतलब इसके कंप्लीट नंबर के बराबर आ रहा था। n क्या है यहां पर? n ए नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो कहता था कि जो एंगुलर मोमेंटम है ना, वो NH/2π के इक्वल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको बोहर पोस्टुलेट की सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन कहा जाता है। इसको बोहर क्वांटाइजेशन भी कहा जाता है। आप ये याद रखना, ये MBR = NH/2π, ये सारी कैलकुलेशन बोहर ने दी थी। इसको बोहर क्वांटाइजेशन भी कहते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अगर आपको कुछ भी कैलकुलेट करना है, यहां से ही आप लोग वेलोसिटी, रेडियस सब कुछ निकाल सकते हो। ठीक है, एनर्जी, एवरीथिंग इज यू कैन कैलकुलेट विद दिस इक्वेशन। एंड देयर इज वन मोर इक्वेशन, बट दिस इज द मेन इक्वेशन जो कि उसने दी थी। इसको बोहर क्वांटाइजेशन, पोस्टुलेट में बोहर क्वांटाइजेशन भी कहा जाता है। MBR = NH/2π, और डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, और यहां से जब रेडियस कैलकुलेट करी तो रेडियस कैलकुलेट होके आ गई। कोई भी इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस है जिसमें वो चक्कर काटता है, किसी ऑर्बिट का रेडियस जिसमें वो चक्कर काटता है, उसके फॉर्मूला होता है n²/z। और बाकी जो कांस्टेंट है इनकी जब आप वैल्यू रखोगे तो वो कितना आएगा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो n²/z इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जो रेडियस निकल के आई थी वो n²/z है। ठीक है, बाकी की आप वैल्यू रख के आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे h², प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रखो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखो, मास की वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू रखो, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू रखो। जब सब रख दोगे तो फाइनली आपके पास रेडियस निकल के आ जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, मेरे को याद है वैसे थोड़ा थोड़ा, जो nth ऑर्बिट का जो रेडियस था, आई थिंक वो कितना था? 53 पिकोमीटर। यस, 53 n²/z। देखा, मेरी बुद्धि देखी तुम लोगों ने?
इतना याद है, 53 n square by z picometer, that is a formula you can use to calculate the radius of any orbit. 53 n square by z, n क्या है, यहां पर n है नंबर ऑफ ऑर्बिट, z क्या है, z है एटॉमिक नंबर, ठीक है। 53 पिकोमीटर क्या है, ये तो आपको पता है, 10⁻⁻12, ठीक है। ये रेडियस का फॉर्मूला निकला। इसी तरह से वेलोसिटी का फॉर्मूला भी निकाल दिया। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला इतना याद करने की जरूरत नहीं है कि nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2.18 इंटू 10⁻6 z बाई n मीटर पर सेकेंड। याद कर लो, काम आएगा, इसी से कैलकुलेशन होती है। अब एनर्जी के फॉर्मूले पर आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। nth ऑर्बिट में उसने बोला कि सब कुछ फिक्स है, एनर्जी भी फिक्स है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, वो बोला कि एनर्जी का फॉर्मूला वेरी सिंपल है, वो कहता है ये वाला फॉर्मूला है। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए nth ऑर्बिट में एनर्जी का फॉर्मूला निकालोगे तो वो आएगा -13.6 z² बाई n स्क्वायर, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप लोगों को इसका आंसर याद रखना पड़ता है, बाद में उसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सो ये सारे फॉर्मूले थे जो बोहर ने निकाल के दिए। हमें उनके डेरिवेशन अभी नहीं देखने क्योंकि इतना समय नहीं है, बट ये फॉर्मूले बोहर ने निकाल के दिए। और अगर ये बोहर फॉर्मूले नहीं देता तो भाई साहब मतलब जघन्य अपराध हो जाता क्या, अच्छा होता, कम से कम बेड़ा पार होता आपका। तो चीजें पढ़नी पड़ रही हैं, बट देखो कितनी मेहनत की उस बंदे ने। देखो एक मजे की बात है, जो चीज देखो आप किससे इंप्रेस होते हो, आप उससे इंप्रेस होते हो जो चीज आपने कभी नहीं देखी वो आपको दिखा दे। आज तक किसी ने एटम को नहीं देखा, एटम को नहीं देखा तो उसके अंदर घुस के कौन देखेगा। तो बोहर ने क्या किया, बोहर इतना इंटेलिजेंट था कि अंदर घुस के उसने इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी पता कर दी, वेलोसिटी पता कर दी, रेडियस पता कर दी, कहां घूम रहा है। भाई साहब किसी ने एटम नहीं देखा आज तक, उसने सोचा बोले एटम छोड़ो मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दिखाता हूं, विजुअलाइज कराता हूं। तो मतलब बंदा जीनियस था, उसने काम किया था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तुम सुस्त क्यों हो इतने, चैट, मुझे चैट तो कोई दिख ही नहीं रहा। मजा आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। देखो आपका दिल बड़ा है तो लाइक जरूर करिएगा। अब हम चलते हैं आगे। फाइनली देखो बोहर के साथ है ना एक समस्या थी। बोहर का जो मॉडल था ना बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल था, वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जैसे एटम के लिए एप्लीकेबल था। मतलब वो हाइड्रोजन पे काम करेगा। वन इलेक्ट्रॉन मॉडल पे एप्लीकेबल था जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि हीलियम प्लस उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि लिथियम +2 उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम +3 उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होएगा ना बोहर का मॉडल उस पर काम करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यही उसकी सबसे बड़ी समस्या थी, ये उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि लिमिटेशन बोहर की ये थी कि उसका जो मॉडल था वो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसी पे काम ही नहीं करता था। अगर बोलूं हीलियम पे काम करेगा नहीं, बेरिलियम पे काम करेगा नहीं, लिथियम पे काम करेगा नहीं, क्योंकि इनके पास लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन। आप 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो बेरिलियम में से तब काम करेगा, हीलियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तब काम करेगा। मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उन स्पीसी पे काम करेगा। अदरवाइज बोहर का मॉडल काम नहीं करता था क्योंकि उसने सिर्फ ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया था। समझ में आ गया। ऑर्बिटल्स और सबशेल सब ऑर्बिटल उनका कॉन्सेप्ट नहीं दिया था। तो मतलब वो सारी चीजें जो है ना बेसिकली वो जितने भी फॉर्मूले उसने कैलकुलेट किए एनर्जी को छोड़ के बाकी फॉर्मूले फेल हो गए, ठीक है। अब